नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड एंटायर हिंदी लोक भारती पाठ्यपुस्तक में दूसरी इकाई के अंतर्गत पाठ क्रमांक 5 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। प्रतिमूर्ति यानी दूसरा रूप। सुनील शास्त्री जी इस पाठ के लेखक हैं। आइए देखते हैं पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 68, पेज नंबर 68। सुनील शास्त्री जी लेखक का परिचय देख लेते हैं, संक्षिप्त परिचय। इनका जन्म 1950 में हुआ। परिचय: सुनील शास्त्री जी भारत के आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र हैं। आप यानी सुनील शास्त्री जी एक राजनेता हैं के अलावा कवि और लेखक भी हैं। आपको कविता, संगीत और सामाजिक कार्यों में विशेष लगाव है। सामाजिक आर्थिक बदलाव पर अपने विचारों को आप पत्र पत्रिकाओं में व्यक्त करते रहते हैं। प्रमुख कृतियाँ: लाल बहादुर शास्त्री मेरे बाबूजी। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ है और इसी पुस्तक से यह पाठ लिया गया है। प्रस्तुत संस्मरण अच्छी यादों भरा पाठ में लेखक ने स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की ईमानदारी, सादगी, सिंप्लिसिटी, सरलता, सच्चाई, पर दुख कातरता, पर का मतलब दूसरों का, दुख यानी दुख, कातरता दुखी होना, दूसरों के दुख से दुखी होना, दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना, उसे दूर करने का प्रयास करना आदि गुणों को बड़े अच्छे ढंग से उजागर किया है। आइए शुरू करते हैं पाठ। ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। हमने अपने जीवन में, यानी लेखक सुनील शास्त्री जी कह रहे हैं कि हमने अपने जीवन में बाबूजी यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के रहते अभाव नहीं देखा। अभाव, कमी, गरीबी। उनके न रहने के बाद जो कुछ मुझ पर बीता है, यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के निधन के बाद लेखक को जिस तरह से ज़िंदगी बसर करनी पड़ी, वह एक दूसरी तरह का अभाव था, कमी थी, गरीबी थी। मुझे बैंक की नौकरी करनी पड़ी, लेकिन उससे पहले बाबूजी के रहते मैं जब मेरा जन्म हुआ था, तब वे उत्तर प्रदेश में पुलिस मंत्री हुआ करते थे। पुलिस नहीं, हिंदी में पुलिस। उस समय गृह मंत्री को पुलिस मंत्री कहा जाता था, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, याद रखिए। इसलिए मैं हमेशा कल्पना किया करता था कि हमारे पास एक छोटी गाड़ी नहीं बल्कि आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। आलीशान, बहुत बड़ी, लग्जरियस। बाबूजी प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ जो गाड़ी थी वह थी इम्पाला शेवरलेट। याद रखिए गाड़ी का नाम इम्पाला शेवरलेट, इस कार का नाम है इम्पाला शेवरलेट। उसे देख देख कर बड़ा जी करता था, बड़ा मन करता कि मौका मिले तो मैं उसे चलाऊं। प्रधानमंत्री का लड़का था, कोई मामूली बात नहीं थी। सोचते विचारते कल्पना की उड़ान भरते एक दिन मौका मिल ही गया। धीरे धीरे हिम्मत भी खुल गई थी ऑर्डर देने की, क्योंकि प्रधानमंत्री का घर है तो स्वाभाविक है वहाँ पे सरकारी नौकर भी हैं। अब धीरे धीरे इनकी हिम्मत खुली ये ऑर्डर देने की, नौकरों को ऑर्डर दिए। हमने बाबूजी के निजी सचिव से कहा, निजी पर्सनल सचिव, सेक्रेटरी, तो निजी सचिव पर्सनल सेक्रेटरी से कहा, साहब ज़रा ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेसिडेंस की तरफ आ जाएं। रेसिडेंस यानी घर की तरफ। 2 मिनट में गाड़ी आकर दरवाजे पर लग गई। अनिल भैया ने, यानी लेखक के बड़े भाई अनिल, छोटे सुनील जो हमारे पाठ के लेखक हैं, अनिल भैया ने कहा, मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ। तो मैं आगे बढ़ा, ड्राइवर से चाबी मांगी और बोला, तुम बैठो, आराम करो, हम लोग अभी वापस आते हैं। गाड़ी ले हम चल पड़े। क्या शान की सवारी थी, याद कर बदन में झुरझुरी आने लगती है। जिसके यहाँ खाना था, यानी भोजन के लिए हम गए थे, वहाँ पहुँचे, बातचीत में समय का ध्यान ही नहीं रहा, देर हो गई। याद आया बाबूजी घर आ गए होंगे। वापस घर आकर फाटक से पहले ही गाड़ी रोक दी, उतर कर गेट तक आया। संतरी द्वारपाल गेट कीपर को हिदायत दी, निर्देश दिए, यह सैल्यूट नहीं, बस धीरे से गेट खोल दो। वह आवाज़ करेगा,
फिर उसे बंद, अगर वह दरवाज़ा वह गेट आवाज़ करे तो उसे बंद मत करो, क्योंकि वो बंद होते समय फिर से आवाज़ करेगा, खुला छोड़ दो। बाबूजी का डर, वह खटपट सैल्यूट मारेगा तो आवाज़ होगी, फिर गेट की आवाज़ होगी, उससे बाबूजी को हम लोगों को लौटने का अंदाज़ा हो जाएगा, यानी पिताजी को पता चल जाएगा। वे बेकार में पूछताछ करेंगे। अभी बात ताज़ा है, अभी पकड़े गए तो कोई सफाई देते न बनेगी, डिफेंस नहीं कर पाएंगे, है ना। तो सुबह तक बात में पानी पड़ चुका होगा, सुबह तक हम कुछ बहाना सोच सकते हैं, बात की गंभीरता कम हो जाएगी। संतरी से जैसा कहा गया उसने वैसा ही किया। दबे पैर बिना आवाज़ किए, चलने की पैर की एड़ियों की आवाज़ किए बिना पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसे। जाते ही अम्मा मिली, पूछा, तो अम्मा से इन्होंने पूछा, माँ से, बाबूजी आ गए? कुछ पूछा तो नहीं? तो माँ बोली, हाँ आ गए, पूछा था, मैंने बता दिया। अब बताइए, कहीं से बचने की कोई उम्मीद नहीं, इतना सारा जो तामझाम किया था सब व्यर्थ। अब आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। यह जानने सुनने के बाद कि बाबूजी ने क्या कहा, फिर हिदायत दी। माँ को कहा इन्होंने, अम्मा सुबह किसी को कमरे में मत भेजिएगा। अब देखो बचने का रास्ता इन्होंने निकाला है, सुबह कमरे में मत भेजिएगा, रात देर हो गई है ना, सुबह तो देर तक सोना होगा, कॉम्पेंसेट करनी पड़ेगी ना नींद को, अब देरी हो गई है। इन शॉर्ट ये कहना चाहते हैं कि सुबह हम इतनी देरी से उठेंगे तब तक बाबूजी ऑफिस जा चुके होंगे, और फिर दिन भर के बाद जब वो शाम को आएंगे, चलो तब तक हम कुछ और नया बहाना ढूंढ लेंगे, कुछ और नया उपाय ढूंढ लेंगे कि बाबूजी की डांट से, उनकी नाराज़गी से कैसे बचा जाए। सुबह 5:30 पौने 6 बजे किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, नॉक किया। नींद टूटी, मैंने बड़ी तेज़ आवाज़ से कहा, देर रात को आया हूँ, सोना चाहता हूँ, सोने दो। यह सोच कर कि कोई नौकर चाय लेकर आया होगा जगाने, हमने यही बदतमीज़ी से बात की, थोड़ी तलखी थी, नाराज़गी थी कि इतना आदेश दिया है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कहा है, फिर भी नींद तोड़ रहे हो, तुम्हारी इतनी ज़रूरत। लेकिन दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी। अब झुंझलाहट के मारे, इरिटेशन के मारे, चिढ़ते हुए, ज़ोर से, बिगड़ने के मूड में, गुस्सा करने, नाराज़ करने के इरादे से दरवाजे की तरफ बढ़ा, बड़बड़ाता हुआ एक बार कहा, समझ में नहीं आता है जाहिल कहीं के, और यम 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 यम, और इतने में दरवाज़ा खोला कि पाया सामने बाबूजी खड़े हैं। सारी नींद, सारा आलस से उड़न छू, हड़बड़ाहट, बौखलाहट सब एक साथ आ गई। हमें कुछ नहीं सूझा, कुछ समझ में नहीं आया क्या करें क्या ना करें। मुआफ़ी मांगी, माफ़ कीजिएगा बाबूजी, बेध्यानी में, अब बेध्यानी मतलब समझ गए, ध्यान ही नहीं था, बे मतलब नहीं होना, ध्यान मतलब ध्यान, तो बेध्यानी में, बेख्याली में, मुझे पता नहीं था बाबूजी आप हैं, नहीं तो मैं कभी ऐसा नहीं कहता। मतलब ज़ुबान साथ नहीं दे रहा, तब ऐसा कर रहे हैं, बेध्यानी में कह गया हूँ। वे बोले, कोई बात नहीं, आओ आओ, हम लोग साथ साथ चाय पीते हैं, आओ आओ, योजक चिन्ह है, साथ साथ योजक चिन्ह है, यानी ये हुए शब्द युग्म, साथ साथ, ठीक है, ग्रामर भी याद रखिए साथ में। हमने कहा ठीक है, बस जल्दी जल्दी, योजक चिन्ह, शब्द युग्म, हाथ मुंह, योजक चिन्ह, शब्द युग्म, हाथ नहीं, हाथ मुंह धो, चाय के लिए टेबल पर जा पहुँचे। उन्हें सारी राम कहानी मालूम है, परंतु समुच्चय बोधक अव्यय, उन्होंने कोई तर्क नहीं किया। यहाँ पे याद रखना बच्चे, तर्क का डिक्शनरी मीनिंग होता है लॉजिक, बट यहाँ पर अर्थ हुआ पूछताछ। उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, कोई पूछताछ नहीं की, न ही कुछ जाहिर होने दिया। जाहिर होना, पता चलना, तो उन्होंने ये बात भी पता नहीं लगने दी कि उन्हें सब पता है। कुछ देर बाद चाय पीते पीते बोले, पीते पीते हाइफन है, और ये पीते पीते, चलते चलते, ये सब क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या बोले,
अम्मा ने कहा, तुम लोग आ गए हो, पर तुम कहते हो रात बड़ी देर से आए, कहाँ चले गए थे? जवाब दिया, जब हाँ बाबूजी, एक जगह खाने पर चले गए थे। उन्होंने आगे प्रश्न किया, लेकिन खाने पर गए तो कैसे? जब मैं आया तो फिएट गाड़ी गेट पर खड़ी थी, तो गए कैसे? कहना पड़ा, जब हम इम्पाला शेवरलेट लेकर गए थे। तो पिताजी बोले, ओहो, तो आप लोगों को बड़ी गाड़ी चलाने का शौक है। बाबूजी खुद इम्पाला का प्रयोग न के बराबर करते थे। वह किसी स्टेट गेस्ट के आने पर ही निकलती थी। एक महत्वपूर्ण शब्द आया बच्चे, स्टेट गेस्ट। अब याद रखना, बाबूजी लेखक के बाबूजी हैं आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। सोचिएगा, प्रधानमंत्री, उनके अधिकार क्षेत्र में है, सरकारी गाड़ी है इम्पाला शेवरलेट, लेकिन वे खुद इसका प्रयोग न के बराबर, जहाँ बहुत ज़रूरी है, जहाँ इसका प्रयोग टाला नहीं जा सकता, वहीं पे इसका प्रयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं उस कार को। और वो कौन सा प्रयोग? स्टेट गेस्ट के आने पर। ये स्टेट गेस्ट क्या होता है? गेस्ट यानी मेहमान, अतिथि। स्टेट का मतलब डिक्शनरी मीनिंग तो राज्य होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ होगा देश। तो जब कोई हमारा राष्ट्रीय अतिथि आता है, राष्ट्रीय अतिथि कौन होता है बच्चों? दूसरे देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उनके संसदीय मंडल के कोई भी प्रतिनिधि जो हमारे राष्ट्रीय न्योते पर, निमंत्रण पर आए, तो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री, ऐसे समकक्ष, तो हमारे प्रधानमंत्री जी उन्हें रिसीव करने जाएंगे, उसे कहते हैं स्टेट गेस्ट। और जब रिसीव करने जाते हैं, उन्हें लेने जाते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री जी इम्पाला शेवरले लेके जाते थे। यानी इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए ही इस गाड़ी का उपयोग किया जाता था। उनकी बात सुनकर मैंने अनिल भैया की तरफ देखकर आंख से इशारा किया कि चलो, बाबूजी को पता तो चल गया कि हमें ये गाड़ी चलाने का शौक़ है, तो हो सकता है अब हमें इसकी अनुमति मिल जाए, इजाज़त मिल जाए। चलो, बात बन गई। मैं समझ गया कि यह इशारा इजाज़त का है, अनुमति का है। अब हम उसका आए दिन, लगभग हर दिन, जब मन चाहेगा तब प्रयोग कर सकेंगे। चाय खत्म कर उन्होंने कहा, सुनील, ज़रा ड्राइवर को बुला दीजिए। बच्चों याद रखो, हिंदी में ड्राइवर, ड्राइवर वो मराठी शब्द या किसी अन्य भाषा में होगा। हिंदी में जब भी लिखो ड्राइवर, याद रखिए। मैं ड्राइवर को बुला लाया। उससे उन्होंने पूछा, तुम लॉग बुक रखते हो ना? लॉग बुक, लॉन्ग नहीं, लॉग बुक, एंट्री करने वाली बुक। तो उसने हाँ में उत्तर दिया। तो उन्होंने उससे पूछा, एंट्री करते हो? उसमें आपने दर्ज किया है कि गाड़ी कब से कब तक बाहर गई थी, कितने किलोमीटर चली थी, कल कितनी गाड़ी इन लोगों ने चलाई? तो वह बोला 14 किलोमीटर। तो उन्होंने हिदायत दी, उसमें लिख दो 14 किलोमीटर निजी उपयोग, पर्सनल यूज़। तब भी उनकी बात हमारी समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने अम्मा से कहा, अम्मा को बुलाने के लिए कहा। अम्मा जी के आने पर बोले, सहाय साहब से कहना 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवा दें 14 किलोमीटर के लिए। 60 पैसे उस समय जो खर्च था, वहाँ ईंधन का, जो वाहन का जो खर्च होता था, उस दर के अनुसार इन्होंने खुद अपनी जेब से वो पैसे दिए। न अपने बच्चों को डांटा, न अपने बच्चों से कोई उन्हें आदेश दिया कि मत चलाना, ऐसा नहीं करते तो देखो मैं ऐसा करता हूँ और तुम ऐसा कर रहे हो। कुछ भी उपदेश प्रवचन बिल्कुल नहीं दिया। बच्चों की गलती को उन्होंने अपनी ईमानदारी इस तरह से बच्चों के सामने मिसाल रखी। इतना जो उनका कहना था कि हम और अनिल भैया वहाँ रुक नहीं पाए। जो रुलाई छूटी, रोना, वह कमरे में भागकर पहुँचने के बाद काफ़ी देर तक बंद नहीं हुई। रोते रहे दोनों ही जन, देर तक फूट फूट कर रोते रहे कि हमारी गलती की सज़ा पिताजी खुद भोग रहे हैं, आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं।
बजाय इसके हमें डांटने, फटकारने, पीटने, सज़ा देने की बजाय खुद अपने आप को सज़ा दे रहे हैं। क्षमा सबसे बड़ा दंड होता है। आपसे यह बात शान के तहत नहीं कह रहा हूँ, शान ऐसे शेखी बघाड़ते हुए या स्टेटस प्रतिष्ठा दिखाते हुए नहीं कह रहा हूँ, के तहत के चलते, तो शान दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि ये बातें अब हमारे लिए आदर्श बन गई हैं, अनुकरणीय बन गई हैं, आइडियल। सक्रिय, एक्टिव, सक्रिय का अपोजिट होता है बेटा निष्क्रिय। महत्वपूर्ण शब्द याद रखना, सक्रिय, एक्टिव, निष्क्रिय। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ देख लीजिए, सक्रिय, विलोम शब्द निष्क्रिय। न्यूट्रल, कुछ न करना। तो सक्रिय राजनीति, एक्टिवली पॉलिटिक्स आने पर सरकारी पद, पोस्ट, ओहदा पाने के बाद क्या उसका दुरुपयोग, उसका मिसयूज़ करने की हिम्मत मुझ में हो सकती है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन से वो आदर्श, वो ईमानदारी दिलो दिमाग में लहू की तरह धमनियों में बस गई हैं, नसों में बस गई हैं। आप ही सोचिए, मेरे बच्चे कहते हैं कि पापा आप हमें साइकिल से भेजते हैं, पानी बरसने पर रिक्शे से स्कूल भेजते हैं, पर कितने ही दूसरे लोगों के लड़के सरकारी गाड़ी से आते जाते हैं, वे छोटे हैं। लेखक कह रहे हैं कि अपने बच्चों के बारे में कि वे छोटे हैं। मैं उन्हें कलेजा चीर कर नहीं बता सकता, कलेजा चीर कर, अपना दिल चीर कर, अपना हृदय चीर कर उन्हें नहीं बता सकता कि ईमानदारी क्या होती है। तुम्हारे प्रति मेरे मन में कितनी श्रद्धा है, कितना प्यार है, कितना ममत्व है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ इसलिए तुम्हें साइकिल से भेज रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तुम्हारे प्रति श्रद्धा है, प्यार है, अपनापन है, ममता है, सब कुछ है। लेकिन जीवन के इन आदर्शों को जीवन में अपनाने के लिए तुम में उन आदर्शों को मैं अंकुरित करना चाहता हूँ, तुम्हें संस्कार देना चाहता हूँ। इसके लिए यह अनुशासन जरूरी है। कैसे बताऊँ तुम्हें, कैसे समझाऊँ तुम्हें? और फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। जानता हूँ मेरा यह कहना, यह समझाना कितना कठिन है, फिर भी समय होने पर कभी कभी अपनी गाड़ी से उन्हें छोड़ देता हूँ। अपना सरकारी ओहदा, याद रखो बच्चे, ओहदा, ऊपर एक शब्द आया था पद, समानार्थी शब्द, ओहदा, पद, पोस्ट, डेजिग्नेशन, छोड़कर आया हूँ और आपके साथ यह सब फिर जिक्र, चर्चा, उल्लेख कर तनिक, थोड़ा सा, तनिक, थोड़ा ताज़ा और नया महसूस करना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ नींव को, फाउंडेशन को पुनः फिर से संजोना, संवारना, इस बुनियाद को फिर से, ईमानदारी की बुनियाद को पुख्ता करना, फिर से उसे मजबूत बनाना कि मेरा मन महल आज के इन तूफ़ानी झंझावत में खड़ा रह सके। मेरे मन का महल, आज का तूफ़ानी झंझावत, ये तूफ़ानी झंझावत दोनों शब्दों का मतलब होता है आंधी तूफ़ान, ज़ोरदार तूफ़ानी हवाएं चल रही हों। कौन सी तूफ़ानी हवाएं चल रही बच्चों? बेईमानी की, भ्रष्टाचार की, करप्शन की। ऐसे में ये अपने ईमानदारी के मन के महल को, उसकी नींव को मजबूत पुख्ता करना चाहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगली घटना की तरफ। वे कहते हैं याद आते हैं बचपन के वे हसीन दिन, वे सुनहरे दिन, वे पल, वे लम्हे जो मैंने बाबूजी के साथ बिताए। वे अपना व्यक्तिगत काम, व्यक्तिगत, पर्सनल, निजी, वे अपना व्यक्तिगत काम मुझे सौंप देते थे, दे देते थे और मैं कैसा गर्व अनुभव करता था। एक होड़ थी, होड़ स्पर्धा, कंपटीशन, जो हम भाइयों में लगी रहती थी, किसे कितना काम दिया जाता है और कौन उसे कितनी सफाई से करता है, कितने अच्छे से, सलीके से करता है। सफाई से करना, अच्छे से करना, व्यवस्थित ढंग से करना। एक दिन बोले, सुनील मेरी अलमारी काफ़ी बेतरतीब हो रही है। बहुत ही सुंदर शब्द है बच्चों, बेतरतीब, बेतरतीब, अव्यवस्थित, बहुत ही मैस हैं, थोड़ा सा ठीक कर दो उसे। तब तुम उसे ठीक कर दो और कमरा भी ठीक कर देना। मैंने स्कूल से लौटकर वह सब कर डाला। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था कि बाबूजी ने मुझे बुलाया, पूछा तुमने सब कुछ बहुत ठीक कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ, पर वे मेरे कुर्ते कहाँ हैं? मैं बोला वे कुर्ते भला, अरे कोई यहाँ से फट रहा था, कोई वहाँ से, वे सब मैंने अम्मा को दे दिए हैं। उन्होंने पूछा यह कौन सा महीना चल रहा है? महीना हमेशा याद रखना, बड़ी की मात्रा।
मैंने जवाब दिया, अक्टूबर का अंतिम सप्ताह है। उन्होंने आगे कहा, अब नवंबर आएगा, जाड़े के दिन होंगे, जाड़ा विंटर सर्दी, तब ये सब काम आएंगे। इन फटे पुराने कुर्तों को मैं पहनूंगा, उनके ऊपर से मैं कोट पहन लूँगा ना, तो सोचो मैं सर्दी से बचूंगा, मुझे नए कीमती कपड़े नहीं खरीदने पड़ेंगे। सोचिए, एक प्रधानमंत्री और इतनी बचत करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सोचिए ये सादगी है उनकी। वे वस्तुओं का, चीज़ों का बहुत अधिक बहुपयोग करना जानते हैं, फिजूल खर्ची से बचना जानते हैं। सोचिए एक पिता अपने इन्हीं आचरणों को अपने बच्चों में संस्कार के रूप में अंकुरित करता है। अगर वे प्रवचन देते तो संभवतः बच्चे ये सब नहीं सीख पाते। कथनी और करनी में एक रूपता। मैं देखता ही रह गया, क्या कह रहे हैं बाबूजी। वे कहते जा रहे थे, बेटा ये खादी के कपड़े हैं, खद्दर के, बड़ी मेहनत से बनाए हैं बीनने वालों ने इन कपड़ों को बनाने वाले बुनकर जाति होती हैं, बुनकर जो सूत को काटते हैं, उन्हें बीनते हैं और बुनकर उन धागों से कपड़ों को बनाया जाता है। इन बीनने वालों ने, इन कपड़ों को बनाने वालों ने इसका एक एक सूत, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है बेटा, सूत का मतलब धागा, तो एक एक धागा काम आना चाहिए बेटा। यही नहीं, मुझे याद है मैंने बाबूजी के कपड़ों की तरफ ध्यान देना शुरू किया, क्या पहनते हैं, किस किफ़ायत से रहते हैं। बहुत ही अच्छा शब्द है बच्चों, किफ़ायत। एक शब्द होता है बेटा कंजूसी, कृपणता, वो नेगेटिव सेंस में कहीं पे हम यूज़ करते हैं किसी के दुर्गुण को बताने के लिए कि ये बड़ा कंजूस आदमी है। लेकिन एक होता है कि घर में माता जी किफ़ायत करती हैं, बचत करती हैं, दोनों में अंतर है। ये पॉजिटिव है, कंजूसी नेगेटिव में आएगा, दुर्गुण, ये सद्गुण है, किफ़ायत सद्गुण है, बचत। तो किस किफ़ायत से रहते हैं, मैंने देखा था। एक बार उन्होंने अम्मा को फटा हुआ कुर्ता देते हुए कहा था कि अब मैं इसे पहन भी नहीं पा रहा हूँ, एक काम करो इनके रुमाल बना दो। बाबूजी का एक तरीका था जो अपने आप आकर्षित करता था। वे अगर सीधे सीधे मुझसे कहते कि सुनील तुम्हें खादी से प्यार करना चाहिए, तो शायद वह बात कभी भी मेरे मन में घर नहीं करती। बात मेरे मन में घर करना, अत्यधिक प्रभावित करना, दिलो दिमाग में बस जाना, पर बात कहने के साथ साथ उनके अपने व्यक्तित्व का आकर्षण था। व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, व्यक्तिमत्व मराठी शब्द, हिंदी में व्यक्तित्व, याद रखिए, शख्सियत। आकर्षण था, एक अट्रैक्शन था जो अपने में सामने वाले को बांध देता था, आकर्षित करता था, सम्मोहित करता था। वह स्वतः खुद स्वयं उन पर अपना सब कुछ निछावर करने पर उतारू हो जाता था। व्यक्ति शास्त्री जी के व्यक्तित्व से इतने सम्मोहित हो जाते, लोग इतने उनसे प्रभावित हो जाते कि स्वयं ही खुद को सौंप देते थे। शास्त्री जी आप जैसा कहेंगे हम वैसा अनुसरण करेंगे। बल्कि कई बार शास्त्री जी नहीं भी कहते तो भी लोग उनके आदर्श जीवन शैली को, उसका अनुसरण करते थे, कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अम्मा बताती थी, एक और अन्य प्रसंग, हमारी शादी में चढ़ावे के नाम पर, यानी भेंट, उपहार, तोहफे के नाम पर सिर्फ 5 ग्राम सोने के गहने आए थे। याद रखना बच्चे, 5 ग्राम, लगभग 10-11 ग्राम सोने को 1 तोला कहते हैं, यानी आधा तोला। लेकिन जब हम विदा होकर रामनगर आए, इनके पैतृक निवास स्थान, तो वहाँ उन्हें मुँह दिखाई में, रिश्तेदार आते हैं नई नवेली दुल्हन बहू को देखने के लिए, तो उसके मुंह दिखाई में, उसके सम्मान में कुछ तोहफे देते हैं। तो कुछ गहने मिले इन्हें। सभी नाते रिश्ते वालों ने कुछ न कुछ दिया था। जिन दिनों हम लोग बहादुरगंज के मकान में आए थे, उन्हीं दिनों, बहादुरगंज जगह का नाम है, उन्हीं दिनों तुम्हारे बाबूजी ने कि चाचा जी को कोई घाटा लगा था। ये घाटा का मतलब होता है व्यापार में नुकसान होना। घाटा, नुकसान, लॉस, हानि। घाटा का अपोजिट फ़ायदा, नफ़ा। किसी तरह से बाकी का रुपया देने की जिम्मेदारी हम पर आ पड़ी। व्यापार उन्होंने किया, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, रिश्ते नाते होते हैं, तो मदद करना भी जिम्मेदारी है। तो कुछ हिस्सा इनके ऊपर आया कि आप दीजिए अब पैसा।
अब बात क्या थी, उसकी ठीक से जानकारी लेने की ज़रूरत हमने नहीं सोची और न ही इसके बारे में कि कभी कुछ पूछताछ की। एक दिन तुम्हारे बाबूजी ने दुनिया की मुसीबतों और मनुष्य की मजबूरियों को समझाते हुए जब हमसे गहनों की मांग की, क्योंकि सुहागिन औरतों का सबसे अधिक उनका मोह उनके गहनों से होता है, प्राण जाए पर गहने न जाने पाए। तो बाबूजी ने पहले भूमिका बांधी कि भाई दुनिया में कुछ मुसीबतें आती हैं जाती हैं, बच नहीं सकते हैं, मनुष्य की अपनी मजबूरियां होती हैं, हालात होती हैं, इन सब ऐसी सब भूमिकाएं बांध कर कि भाई हमें त्याग तो करना ही पड़ेगा, हमें मदद करनी पड़ेगी, हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे मदद। और इस तरह से इस भूमिका बांध कर इमोशनल करते हुए उन्होंने अम्मा से गहनों की मांग की। अब एक ही उपाय है, थोड़े गहने दे दो तुम्हारे, तो इनको बेचकर इनके पैसों से उस लॉस को रीपे कर दिया जाए। तो क्षण भर के लिए, क्षण एक पल के लिए, एक लम्हे के लिए तो हमें कुछ वैसा लगा, और गहने देने में एक पल को कुछ लगा कि अरे ये क्यों मांग रहे हैं, ऐसा क्यों। लेकिन गहना देने में तनिक भी हिचकिचाहट महसूस हुई, थोड़ी और हिचकिचाहट की, अरे गहने कैसे दे दें, अगर गहने दे दिए तो फिर क्या करेंगे, तुम्हारे पास पैसे है तो दे दो, हम मना नहीं करते, गहने हम कैसे दे दें, यही तो हमारी पहचान है, यही हमारी संपत्ति। थोड़ी हिचकिचाहट, झिझक स्वाभाविक थी, वो महसूस हुई। पर यह सोचा कि शायद उनकी प्रसन्नता, शास्त्री जी की प्रसन्नता में ही हमारी खुशी है। सुहागिन औरत का जो ये भारतीय आदर्श है, संस्कार हैं, कि पति की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता। और अम्मा ने गहने दे दिए, केवल टीका, नथुनी, बछिया रख लिए। याद रखना बच्चों, ये 3 गहनों के नाम हैं सुहागिन औरतों के, टीका, नथुनी, बिछिया, ऑर्नामेंट्स के नाम हैं, गहनों के नाम हैं। वे हमारे सुहाग वाले गहने थे। याद रखना बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाएगा, सुहाग वाले गहने कौन से रखे गए, टीका, नथुनी, बिछिया। उस दिन तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर दूसरे दिन वे अपनी पीड़ा न रोक सके। कौन, शास्त्री जी। कहने लगे, तुम जब मिर्ज़ापुर जाओगी, अपने गांव जाओगी, मेरे घर की तरफ जाओगी, और लोग गहनों के संबंध में पूछेंगे, तो क्या कहोगी? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे हालात तब तक संभलेंगे या सुधरेंगे, या मैं तुम्हें कुछ नए गहने बना के दे पाऊंगा। क्या कहोगी तुम? तो अम्मा मुस्कुराई और कहा, उसके लिए आप चिंता न करें, हमने बहाना सोच लिया है, हम कह देंगी गांधी बाबा ने कहा है। बताइए, आज़ादी से पहले की बात है बच्चों, गांधी जी कितने लोगों की मदद कर रहे हैं, सोचिए। गांधी जी एक विचार आई, तो गांधी जी ने कहा है कि हमें सादा जीवन अपनाना चाहिए, तो गांधी जी के कहने के अनुसार हमने गहने पहनने छोड़ दिए हैं। बताइए, और गांधी जी की इस बात का अनुसरण हमने किया है, तो लोग हमें कुछ और पूछने की बजाय लोग हमारा सम्मान ही करेंगे, लोग इस बात पे तवज्जो नहीं देंगे कि हमने गहने क्यों नहीं पहने हैं। इस पर कोई किसी को शंका भी नहीं होगी, कोई संदेह भी नहीं होगा। तुम्हारे बाबूजी तनिक देर, थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ़ है, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूँ। तुम्हारा विवाह बहुत अच्छे सुखी परिवार में हो सकता था, लेकिन अब जैसा है वैसा है। तुम्हें आराम देना तो दूर रहा, तुम्हारे बदन के भी सारे गहने उतरवा लिए मैंने, तुम्हारे गहनों को भी मैं बिकवा रहा हूँ, बेच रहा हूँ। तुम्हारे नए गहने बनाने तो दूर रहे, तुम्हें सुख सुविधाएं देने की जिम्मेदारी मेरी थी, मैं उन्हें पूरा न कर पा रहा, बल्कि तुम्हारी तकलीफ़ों में इजाफा कर रहा हूँ, बढ़ोतरी कर रहा हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ करना, गुनहगार हूँ मैं तुम्हारा। तो अम्मा बोली, अरे पर जो असल गहना है, असली गहना है, वह तो है, हमें बस वही चाहिए। बच्चों, सुहागिन औरत का असली गहना, उसका असली ऑर्नामेंट कौन है? उसका पति। तो वे संतुष्ट हैं कि उनका पति सलामत है, तो ऐसे गहने हज़ारों बन जाएंगे। आप उन गहनों की चिंता न करें, समय आ जाने पर फिर बन जाएंगे। सदा ऐसे ही दिन थोड़ी रहते हैं, दुख और सुख तो सदा ही लगा रहता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, शास्त्री जी प्रधानमंत्री बन गए इन सब के बाद, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी ताशकंद में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु होती है। लेकिन हैरान हो जाइएगा ये जानकर कि शास्त्री जी की पत्नी के पास
तब भी पर्याप्त गहने नहीं थे। साधारण जीवन, सादगीपूर्ण जीवन, यानी इन्हें इन गहनों के न होने का अफसोस भी नहीं हुआ। एक जीवन शैली इनकी पहचान बन गई, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। आज जब हम किसी छोटे सरकारी कर्मचारी को या किसी भी व्यक्ति को भ्रष्ट आचरण करते हुए देखते हैं, करप्ट होते हुए देखते हैं, ऐसे लोगों के सामने शास्त्री जी का जीवन, सोचिए देश के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक बन गए, लेकिन ईमानदार रहे। किसी और के लिए ना सही, खुद के लिए ईमानदार रहे। इसीलिए उन्होंने ये नाम दिया ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। सोचिए ये ईमानदारी का ही प्रभाव था जो उनकी वाणी में वो उनकी ईमानदारी झलकती थी, उनके कहने में वो ईमानदारी झलकती थी। इसी वजह से उनकी एक पुकार पर पूरा देश अन्न की कमी से जूझ रहा था और इन्होंने कहा कि हम एक वक्त का, सप्ताह में एक वक्त का भोजन नहीं करेंगे। अब पूरा देश उनके इस बात का अनुसरण करता था। इन्होंने कहा जय जवान जय किसान। और सोचिए ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी ताकत। ये लग्जरी, ये भौतिक सुख सुविधाएं, ये कंफर्ट, ये ऐशो आराम का जीवन, सब कुछ उनके लिए चुटकियों में उपलब्ध हो सकता था। लेकिन उसके बाद फिर वही शून्यता, 99 का फेर। इसीलिए ईमानदारी इनकी अपनी चॉइस थी, किसी और के लिए, दिखावे के लिए नहीं था। ईमानदारी की ज़रूरत है हर दौर में, हर युग में, हर समय। तो लोग इनका अनुसरण करें, इनके व्यक्तित्व से ये सीख लें, ख़ास तौर से आप सभी भी। इसलिए यह पाठ पाठ्य पुस्तक में है। तो बच्चों, इस तरह से हमने यह पाठ देखा, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। आइए अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर तुरंत चर्चा कर लेते हैं। विषय प्रवेश। लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री थे, आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री। वे एक सामान्य परिवार में जन्मे। सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। बहुत ही अच्छा कोट है। सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत, के उसूल, के नियम को मानने वाले व्यक्ति थे। वे अपनी ईमानदारी, सादगी, सरलता, सिद्धांत को प्रिंसिपल भी कहते हैं, उसूल, सरलता आदि के लिए प्रसिद्ध थे। प्रस्तुत संस्मरण में उनके पुत्र सुनील शास्त्री ने शास्त्री जी और उनके बीच में हुई कई प्रेरक, मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल एवं यादगार घटनाओं का बेबाक स्पष्ट वर्णन किया है, बिना किसी लाग लपेट के। मुहावरे। फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना, देखते रह जाना, आश्चर्यचकित होना, कलेजा चीरकर बताना, गूढ़ रहस्य, बहुत ही गहरे रहस्य की बातें समझाना, दबे पैर चलना, इस प्रकार चलना जिससे किसी से पैर की आहट न मालूम हो, आवाज़ न हो। इसके बाद हम देखें शब्दार्थ। अभाव, कमी, आलिशान, शानदार, भव्य, झुरझुरी, कपकपी, सिहरन, सैल्यूट, नमस्कार, सलाम करना, संतरी, पहरेदार, द्वारपाल, हिदायत, मार्गदर्शन, आदेश। पिता के न रहने पर लेखक पर यह बीता। उन्हें बैंक में नौकरी करनी पड़ी, प्रधानमंत्री के बेटे को। लेखक के जन्म के समय उनके पिता यह थे, उत्तर प्रदेश के पुलिस मंत्री। लेखक सदा यह कल्पना किया करते थे उनके पास बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। लेखक के पिता प्रधानमंत्री हुए तो वहाँ यह गाड़ी थी, इम्पाला शेवरलेट। इसके बाद हमें ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिनका उत्तर निम्नलिखित शब्दों। सहाय साहब, तो प्रश्न बनेगा लेखक के पिताजी के निजी सचिव का नाम क्या था? तो उत्तर है सहाय साहब। अभाव, इसके लिए प्रश्न बनाइए। लेखक ने अपने पिता के रहते जीवन में क्या नहीं देखा? और प्रश्न सूचक चिन्ह भी जरूर बनाएंगे। क्या नहीं देखा? अभाव। किसने किससे कहा मैं तो इसे चलाऊंगा नहीं, तुम ही चलाओ? लेखक के बड़े भाई अनिल भैया ने लेखक से कहा तुम बैठो, आराम करो, हम लोग वापस आते हैं अभी। लेखक ने ड्राइवर से कहा। शान की सवारी याद आने का परिणाम। लेखक कल्पना किया करते थे कि उनके पास बड़ी आलीशान गाड़ी होनी चाहिए। इस समय वे आलीशान गाड़ी इम्पाला शेवरलेट में शान से सवारी कर रहे थे। वह पुरानी बात याद आने पर उनके शरीर में झुरझुरी आने लगी।
बातचीत में समय बिताने का परिणाम। लेखक अपने परिचित व्यक्ति के यहाँ इम्पाला शेवरलेट में सवार होकर भोजन करने गए थे। वहाँ बातचीत में उन्हें समय का ध्यान ही नहीं आया, उन्हें देर हो गई। अगला प्रश्न, लेखक द्वारा संतरी को हिदायत। सैल्यूट वैल्यूट नहीं मारना, धीरे से गेट खोलना, दरवाज़ा आवाज़ करें तो उसे बंद नहीं करना, दरवाज़ा खुला छोड़ देना। ये 4 सूचनाएं, हिदायत। लेखक हमेशा कल्पना किया करते क्या? बड़ी आलीशान गाड़ी की। लेखक को इस बात का गर्व था, किसका? प्रधानमंत्री का लड़का होने का, पुत्र होने का। लेखक ने संतरी को सैल्यूट मारने से रोका, क्यों? ताकि आवाज़ न हो और लेखक के पिता को उनके घर लौटने का अंदाज़ा न हो। लेखक घर में यहाँ से घुसे, पीछे किचन के दरवाजे से। लेखक के पिता पहले इस राज्य के गृह मंत्री थे, उत्तर प्रदेश। पहले गृह मंत्री को यह कहा जाता था पुलिस मंत्री। शब्द संपदा। लिंग पहचानिए। पुलिस आ रही है, स्त्रीलिंग, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पुलिस नहीं, पुलिस स्त्रीलिंग है। बदन, शरीर, पुल्लिंग। संतरी, द्वारपाल, पुल्लिंग। पानी बह रहा है, पुल्लिंग। इसके बाद अंग्रेजी शब्द खोजिए जो पैराग्राफ में आए। ऑर्डर, रेसिडेंस, गेट, सैल्यूट। ऐसे शब्द ढूंढिए जिनका वचन परिवर्तन नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एक वचन बहुवचन में एक समान रहते हैं। वो क्वेश्चन कौन से हैं? घर एक वचन, बहुवचन, इसमें भी घर ही होगा। समय एक वचन और समय बहुवचन, याद रखना। घर है एक वचन तो बहुवचन घरे नहीं होगा, समये नहीं होगा। एक वचन में भी यही है, बहुवचन में भी यही है, घर, समय। बच्चों की कल्पनाएं और माता पिता का डर विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, बचपन में बच्चों को हर चीज़ के बारे में उत्सुकता होती है, एक्साइटमेंट होती है, जानने की इच्छा होती है। उनके मन में तरह तरह की कल्पनाएं आती हैं। इन कल्पनाओं को साकार रूप देने की वे कोशिश भी करते हैं, पर वे दुनियादारी से अनभिज्ञ होते हैं, अनजान होते हैं। इसलिए कभी कभी उनसे गलतियां हो जाया करती हैं। कुछ बच्चे डर के कारण इन गलतियों को अपने माता पिता से छुपाने का प्रयास करते हैं, मगर ये गलतियां जब खुल जाती हैं तब ये बच्चे लज्जित होते हैं, शर्मिंदा होते हैं। इस तरह की गलतियों को अपने माता पिता को न बताकर बच्चे बड़ी भूल करते हैं। अपनी गलतियों को माता पिता से बता देने वाले बच्चे फ़ायदे में रहते हैं। समझदार माता पिता बच्चों की गलतियों पर डांटने फटकारने के बजाय उन्हें प्यार से समझाते हैं। वे उन्हें स्थिति से निपटने का मार्ग बताकर उनकी सहायता करते हैं। ऐसे